बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं जवाद कमाल। बगावत और इदारों के खिलाफ उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। शहबाज गिल के वकील ने इस रिमांड की मुखालिफत की है और शहबाज गिल का ये मौक़िफ़ आया है कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि शहबाज गिल के मामले में कानून की गलत तशरीह की गई है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बड़ा मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये मौक़िफ़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने मौजूदा हुकूमत की जो कार्रवाइयां हैं उसको इंतकामी कार्रवाइयां करार दिया और इस पर हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। खुर्रम दस्तगीर साहब आज ये कहते नजर आए कि इमरान खान ने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों पर खुद गद्दारी के इल्जामात लगाए और अवाम को सिविल नाफरमानी के हवाले से इमरान खान ने उकसाया। पीटीआई के मुंह को इख्तिदार का खून लग चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब किसी को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। इस पर प्रोग्राम में बात होगी कि शहबाज गिल साहब का मुस्तकबिल होगा क्या और क्या वाकई शहबाज गिल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कल अदम करार दिया जाए और 9 हलकों के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही कि इन 9 हलकों में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं इन्हें मुलतवी किया जाए, वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात से भरा वक्त आने वाला है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज तो बाकायदा तौर पर डिटेल भी जारी कर दी है जो ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से सामने आई थी। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे छुट्टियों के कुछ वक्फे के बाद डॉलर फिर से गिरावट का शिकार है। 2 रुपए आज फिर डॉलर की कीमत में कमी हुई है, जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 213 रुपए का हो गया है और 2 रुपए 13 पैसे सस्ता हुआ 221 रुपए 91 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी आई है। एक मौके पर तो 600 पॉइंट्स की बेहतरी थी, लेकिन जब दिन का अख्ताम हुआ तो 300 पॉइंट्स बेहतरी के साथ स्टॉक मार्केट क्लोज हुई। लेकिन स्टॉक मार्केट में बेहतरी और डॉलर की गिरावट, रुपए की कदर में बेहतरी के बावजूद भी महंगाई का जिन काबू में नहीं आ पा रहा है हुकूमत से, आम आदमी तक मईशत की बेहतरी के समरात नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है ये जानने के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर राना मकबूल साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाल चंद मालही साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि सीनियर तज्जियाकार ज़ग़म खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राना मकबूल साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। शहबाज गिल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और शहबाज गिल का अपना मौक़िफ़ है कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है, दुरुस्त है? देखिए जी, ये एक सीरीज है, इसका पस मंजर है जो पीटीआई की लीडरशिप ने इनकी ओरिएंटेशन की, इनकी ट्रेनिंग की, आप समझते हैं इनको इस लाइन पे लगाया, वो नहायत ही नेगेटिव थी। आपको याद है कि पिछले दिनों क्या हुआ कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो हरकत की गई, वो लोग जो अनील मुसर्रत और साहिबजादा जहांगीर, मेरे ख्याल में उन्होंने कभी कोई उम्रा नहीं किया, वो स्पेशल टास्क दे के वहाँ से डिप्यूट किए गए। उन्होंने जाके एक मंजर वहाँ पैदा किया जो आसमान की आंख ने आज तक नहीं देखा था। फिर उसका नतीजा भी आपने देख लिया कि वो बंदे जो एक तरह से मिसगाइड किया गया उनको या मोटिवेट किया गया, उनको सज़ाएं हुई। अब उनको सज़ाएं तो हैं, उनके बच्चों और उनकी फैमिलीज़ को सज़ाएं भी हैं। बहुत सारे 35-40 डिपोर्ट भी हुए। अब कोई उनका वाली वारिस है, पीटीआई उनकी को मदद कर रही है, कोई अप्रोच कर रहे हैं सऊदी गवर्नमेंट को। अब ऐसे काम जब करेंगे तो उसके नतीजे यही होंगे। ये मैंने, चूंकि मैं तालिब इल्म हूँ इस लॉ का, सारी मैंने FIR पढ़ी है और वो एक तरह से ऑडियो और वीडियो जो टीवी पे भी आई है, आज तो कोर्ट ने उसका फोरेंसिक के लिए भी ऑर्डर किया है, तो वो भी सामने आई है। उसमें कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है। आप देखते हैं वो सारे कंटेंट जो हैं सेडिशन के 124 के, 121A के, 120 के, तमाम कंपोनेंट्स जो हैं उन सेक्शंस के, वो उस तकरीर और उस प्रोपेगेंडे के ऊपर पूरे उतरते हैं। एहतियात बरतनी चाहिए हर सिटीज़न को
जिम्मेवारी का सबूत देना चाहिए। लोगों को विलीफाई करना या लोगों की बेइज्जती करने के लिए ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करना जो कौम मुल्क के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ चली जाए, तो फिर आप कहें कि विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, ये तो बात बनती नहीं है। मलिक साहब जो मेरे दोस्त हैं, आपके बड़े सोबर आदमी हैं, इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या वो जो वीडियो सारी दुनिया ने देख ली है उससे इनकार किया जा सकता है? उसकी भला क्या ज़रूरत थी? तो ज़रूरत सिर्फ इसलिए थी कि एक मीटिंग में ये फैसला किया गया कि आप ये काम करें। ये बातें अल्लाह को भी अच्छी नहीं लगती, कौम को तो बुरी लगती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही। एक बाकायदा लॉ के मुताबिक जो है वो ट्रायल शुरू हो गया है। अब उनके लिए भी उतनी मौके हैं। उनके वकील ने आज अपना मौक़िफ़ पेश किया है। जुमे तक रिमांड है, जुमे को फिर पेश होंगे। जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना मौक़िफ़ पेश करेगी और इनके वकील और वकला मुल्ज़म के हैं जो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। फैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन जो सही स्पिरिट है मैंने आपके सामने पेश कर दी है। इसमें ज़्यादती का कोई एलिमेंट नहीं है। अगर ज़्यादती हुई है, हाँ जी 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 जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हुकूमत पाक फौज और पीटीआई के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश कर रही है। हुकूमत कैसे पैदा कर सकती है खलीज, जब आप अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रखेंगे और जगह जगह ऐसे अल्फाज और ऐसे एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे जिसको डिफेंड ही न किया जा सके। तो ये जो अमल हुआ है, जिस पे सजाएं हुई हैं इन बच्चों को, इन लोगों को, कि क्या वो भी पाकिस्तान ने करवाई हैं? उन्होंने मिसगाइड किया था इनको। ये बात अबस है। इस दलील में कोई स्ट्रेंथ नहीं है कि जो हुकूमत ये बात कर रही है, ये खुद ही अपने मामलात को ख़राब करने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ, चंद साहब को, डॉक्टर साहब को पता है, हमेशा मैं कहता हूँ कि अपने डिक्शन को दुरुस्त करो, ज़ुबान की जो है लैंग्वेज जो है उसको दुरुस्त करो। अगर आपने यही डिक्शन इस्तेमाल किया तो बैकफायर करेगा। वो बैकफायर कर गया है। घरों में माएँ बहनें बैठी होती हैं, ये जो शख्स ये जो बातें करता रहा है, ये जो तकरीरें करता रहा है, क्या वो मायूब अंदाज नहीं था? क्या वो किसी जुर्म और किसी गुनाह के ज़िम्मे में नहीं आता? अब तो उन्होंने हदें क्रॉस कर दी हैं कि ऐसे हालात में ऐसी बातें की हैं। और फिर जो इनके जो है सोशल मीडिया ने जो किया है उन शुहदा के मामले में, ये कुछ दानाई की बात है। अपने जज्बात को कंट्रोल रखें, हुकूमत आनी जानी चीज है। आप मेहनत करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। माली साहब, हुकूमत का ये कहना है कि आम आदमी को, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को आप लोगों ने सिविल नाफरमानी के हवाले से उकसाया और ये भी कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि पीटीआई को के मुंह को इख्तिदार का खून लग चुका है, उसके लिए इमरान खान साहब कुछ भी करने के लिए तैयार है। माली साहब, शुक्रिया जवाद भाई। सबसे पहले तो आपको याद होगा जब अदम एतमाद के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक बैरूनी साजिश के तहत हटाया गया, उसके एक हफ्ते बाद भी जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी, उनकी स्टेटमेंट ये थी कि पाकिस्तान के लिए मैं भी इतना जरूरी नहीं हूं जितनी पाकिस्तान की फौज जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की फौज की और अपने शोधा की इंतहाई जो है वो सपोर्ट करती है और उनको अप्रिशिएट करती है। साइमल्टेनियसली दुनिया की कोई भी आर्मी हो, वो अवाम की सपोर्ट के बगैर, उस मुल्क के अवाम की सपोर्ट के बगैर उनको ज्यादा वो काम नहीं कर सकती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है और वो उनको सपोर्ट करती है। और यही वजह है कि हम समझते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने एक मीडिया सेल कायम किया हुआ है जो उनकी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान में, क्योंकि इसका बेनिफिशरी कौन है, इस वक्त बेनिफिशरी सिर्फ वो बैनुल अक़वामी कुव्वतें और साजिश के तहत आई हुई, क्योंकि हमारा अगर फौज से झगड़ा होता है इसकी बेनिफिट किसको मिलेगा? उसका बेनिफिट तो इस वक्त सिर्फ ये हुक्मरान जो जमायत है इसको मिल सकता है और किसी को नहीं मिल सकता। जो शहबाज गिल साहब की जो बात है उसको मुख्तलिफ तरीके से टेकअप किया जा सकता था, लेकिन जिस तरह से टेकअप किया गया है, जिस तरह एक न्यूज चैनल, प्राइवेट न्यूज चैनल को बंद कर दिया गया है, जिस तरह सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, तो ये सब कुछ ये हुकूमत की जानिब से जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों के ज़मरे में आता है। अगर शहबाज गिल ने कहा है और नवाज शरीफ ने जो कहा है, मरीम नवाज ने जो कहा है, इनके ख्वाजा आसिफ साहब जो कहते रहे हैं, इनकी जावेद लतीफ जो कहते रहे हैं,
अयाज सादिक साहब जो कहते रहे हैं, अगर वो उनका मुआवजा किया जाए तो उससे कहीं ज्यादा कहा हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इस मुल्क को लूटने वाले, इस मुल्क की फौज के खिलाफ बात करने वाले वो लंदन की सैर कर रहे हैं, और जो इस मुल्क की गुलामी से निकालने के लिए जो लड़ रहे हैं उनको जंदानों में डाला जा रहा है, और ये सफाई नहीं करेगा और ये बेहतर इकदाम नहीं है। जहां तक जो ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं गद्दारी के, तो देखें ये इल्जाम जो है कब से शुरू हुए हैं। पाकिस्तान बनने के बाद फौरी तौर पे ये सर्टिफिकेट तो बनना शुरू हो गए थे। उसमें सबसे पहले तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इन्होंने कह दिया था हिंदू के एजेंट हैं और गद्दार हैं। उसके बाद नवाज शरीफ पे भी इल्जाम लगे। नवाज शरीफ और जरदारी तो एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करते रहे हैं। मोहतरमा बेनजीर पे लगे ये इल्जाम, अकबर मुफ्ती साहब इल्जाम लगे। तो ये एक इनके पास लाइसेंस है जो हुकूमत वक्त होती है, और वो ये किसी को भी गद्दार करार दे तो ये उनके हाथ में होता है, और उसके तहत उनका एक ही मकसद होता है जो हासिल करने की कोशिश की जाती है, वो ये होती है कि किसी भी पॉपुलर पार्टी, किसी भी पॉपुलर लीडर को सबड्यू किया जाए, उसको डराया जाए, उसको धमकाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी किसी भी इस तरह की धमकी में नहीं आएगी, और इंशाल्लाह हम 13 तारीख और 14 तारीख की दरमियानी रात को इंडिपेंडेंस डे पे लाहौर में जो जलसा होगा उसमें भरपूर तरीके से हम अपना मुस्तकबिल का लायम देंगे। ठीक, ज़ैगम साहब, पीटीआई का मौक़िफ़ है कि पाक फौज और पीटीआई के दरमियान एक खलीज बनाने का बयानिया जो है वो घड़ा जा रहा है, और शेख रशीद साहब कह रहे हैं -1 नहीं, -1 की तो कोशिश की जा रही है, अगर ऐसा हुआ तो -all हो जाएगा। इमरान खान साहब का भी मौक़िफ़ सामने आया आपसे कुछ देर पहले। वो कह रहे हैं कि जो माजी में साजिशें हुई वो अब उन साजिशों को आगे बढ़ाया जा रहा है, और रजीम चेंज के हवाले से मगरबी मीडिया भी खामोश रहा, उसने भी आवाज नहीं उठाई है, वो भी मुलविस था इसमें। जवाद साहब, थोड़ी देर के लिए दूसरे जो कुछ कोशिश कर रहे हैं उसको एक तरफ रख दीजिए। यकीनन जो दूसरी तमाम जमातें हैं उनके लिए कन्वीनियंट होगा और फायदा मंद होगा कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ और फौज के साथ झगड़े में जाए, वो तो उनकी कोशिश होगी। लेकिन असल बात यह है कि पीटीआई क्या कर रही है और ये तनाज़ा किस वजह से पैदा हो रहा है। आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान में आप सिविल मिलिट्री कन्फ्लिक्ट की तारीख देखें अब से कुछ वक्त तक, तो वो बेसिकली ये रहा है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक फोर्सेस इस्टेब्लिशमेंट से ये कहती रही हैं कि वो अपना काम आइन के दायरे अख्तियार में रखें, और जो इख्तियारात उनको आइन में नहीं दिए गए उनका वो इस्तेमाल ना करें, यानी वो सियासत से दूर रहें, वो न्यूट्रल रहें। अब इमरान खान साहब ने इससे 180 डिग्री टर्न लिया। उन्होंने ये कहा कि अफवाज पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं रह सकती क्योंकि वो हक पर हैं, तो अफवाज पाकिस्तान को न्यूट्रलिटी छोड़कर उनकी हिमायत करनी चाहिए और हुकूमत के खिलाफ हिमायत करनी चाहिए। दिस इज अ लॉन्ग शॉट, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो आइन है उसका आर्टिकल 243 ये कहता है कि अफवाज की कमांड हुकूमत के पास होगी। 244 ये कहता है कि अफवाज जो हैं वो अपने ओथ की पाबंद होगी, और ये ओथ जो होता है वो उनको किसी तरह की सियासी मुदाखलत से मना करता है। उससे अगला आर्टिकल ये कहता है कि जब वफाकी हुकूमत फौज को कोई हुक्म दे, मिसाल के तौर पे जंग का या सिविलियन एड का भी हुक्म दे, तो वो हुक्म इतना मजबूत होता है कि उसको अदालतों में भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो इन तमाम आर्टिकल्स के खिलाफ इमरान खान साहब फौज को एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ मुसलसल उकसाते रहे हैं, और ये बयानिया बना के ये हुकूमत जेन्युइन नहीं है, जबकि जमहूरी तौर पर तो जेन्युइन है। वो कहते हैं कि उनके जो साथी, वो इत्तेहादी जिन्होंने उनके साथ मिलकर उनकी हुकूमत बनवाई थी, अब जबकि वो उनको छोड़ गए हैं तो ऐसा उन्होंने अमेरिका के ईमा पर किया है, और सबूत उनके पास कोई नहीं है। एक बात तो यहाँ इमरान खान तक थी, लेकिन अभी जो जंप लिया गया है ये बहुत ही बड़ा जंप है जो शहबाज गिल ने किया। उसने ये कहा कि फौज के जो अंदर रैंक एंड फाइल है उन्हें कमांड के खिलाफ बगावत कर देनी चाहिए, कमांड का हुक्म नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये क्वेश्चन करना। की माजरत चाहूंगा ज़ैगम साहब, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जब मैं हुकूमत में था तो भारतीय मीडिया ये कहता था कि इमरान खान को फौज लेकर आई है, अब हुकूमत में नहीं है तो ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है साजिश के जरिए कि इमरान खान फौज के खिलाफ है। वो कुछ मिसालें भी देते नजर आ रहे हैं कि फौज के खिलाफ जो साजिश हुई थी हुसैन हक्कानी के जरिए किसने करवाई थी। तो अब पीटीआई का मौक़िफ़ ही, और ये भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनकी पार्टी तोड़ने की साजिश हो रही है, एक बड़ी साजिश।
देखिए, भारतीय मीडिया क्या कहता है उसको एक तरफ रख लें। भारतीय मीडिया तो बहुत सी ऐसी बातें भी कहता है जो इमरान खान के खिलाफ जाती है, बहुत सी ऐसी बातें जो सबके खिलाफ जाती है। और इमरान खान के नैरेटिव्स को भी एक तरफ रखें, हम तो एक ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें। ये बात तो बिल्कुल हकीकत है ना कि इमरान खान को फौज की हिमायत हासिल थी। जिस चीज को वन पेज कहते थे वो क्या चीज थी, जिसको हाइब्रिड सिस्टम कहते थे वो भी एक नई बात थी कि इमरान खान ने ये कहा, वही जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। जबकि जमहूरी कुव्वतें ये कहती थी कि फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को अपने आईनी रोल पे रहना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि हाइब्रिड सिस्टम है, पार्टी खुल्लम खुल्ला ये कहती थी। और हाइब्रिड सिस्टम का मतलब ये था कि कानूनी और गैर कानूनी तकसीम यानी डिफेक्टो और डिजोरे मैटर नहीं करती। फौज जो चाहे वो काम हमारे साथ मिलकर करे, हम जो चाहें फौज के साथ मिलकर करें। अब वो तलखी तो आ गई है। मेरी अपनी राय में सिर्फ दो बातें मैं और कह लूं। देखिए, जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो बज़ाहिर फौज बिल्कुल न्यूट्रल नजर आ रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि फौज पर, अदलिया पर प्रेशर डालने के लिए इमरान खान ने प्रेशर को जिस लेवल पर लेकर गए हैं, अब वो प्रेशर बैकफायर करना शुरू हो गया। ठीक है। राणा साहब, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को फौज के साथ लड़वाने की साजिश हो रही है और मेरी पार्टी को तोड़ने की साजिश की जा रही है। हुकूमत कर रही है इमरान खान की पार्टी को तोड़ने की साजिश। देखें जी, ये तो उनका अपना तासुर है, वो अपनी आप को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद ही काफ़ी हैं। अब ये बताएं कि जब वो न्यूट्रल कहते थे कि जी तासुर ये था कि वो न्यूट्रल है एस्टेब्लिशमेंट, तो ये क्या कहते थे? न्यूट्रल जानवर होता है क्या? ये कमेंट करने वाला है? ये क्या एक स्टेट्समैन की जुबान है? ये कभी कहते थे मीर जाफर हैं, कभी कहते थे मीर सादिक हैं। इतने ओहदे का आदमी जो पॉलिटिकल हेड भी हो, वो इतनी इररिस्पॉन्सिबल बात करे तो उसके क्या रेपरकशंस होंगे? कभी अपनी अदाओं पे भी तो गौर करना चाहिए। मुझे इतनी खुशी हुई है जैगम साहब की बातें सुनने के लिए। बहुत कम इतना ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मिलता है जो इतना ध्यानदारी से उन्होंने किया है। इसी से सबक ले लें। डॉक्टर लालचंद साहब जो कहा है, जैगम साहब ने ये नोट करके अपने लीडर को जाके मिलें और उनको समझाएं। ये वक्त के धारे जो हैं किसी के रोके नहीं रुक सकते। आप जो समझते हैं कि हमने जलसा कर लिया है उससे बड़ा कुछ हो जाएगा, जलसे के अलावा बहुत कुछ करना पड़ता है। जिम्मेवारी का, अपने अच्छे किरदार का, अच्छे रोल का सबूत देना पड़ता है। जलसे सिर्फ गालियों से ही कामयाब नहीं होते, कोई कंस्ट्रक्टिव रोल भी। मैं एक छोटी सी अर्ज कर लूँ कि करप्शन की बात की इन्होंने, ठीक है, जो लालचंद साहब ने, भाई आप अपनी करप्शन तो आप संभालें। अभी तो वर्डिक्ट आ गया है ना इलेक्शन कमीशन का, उसको आप सेटिसाइड कराएं ना। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा जो सबूत मिला है, स्टेट बैंक ने क्या कहा है, सिक्योरिटी कमेटी ने क्या कहा है, फिर फाइनेंशियल टाइम्स ने क्या कहा है, और आरिफ नकवी का क्या रोल है, किस तरह आपने $1 बिलियन का फ़ायदा उसको दे दिया, $1 मिलियन लेके KESC के मामलात में। किस तरह करप्शन के खिलाफ बात कर सकते हैं? आप तो खुद करप्शन के प्रोटैगनिस्ट हैं। इसलिए आप ज़रा थोड़ा सा एनालिसिस करने से पहले सारी चीज़ों को देख लेना चाहिए। इस तरह सिर्फ विलिफिकेशन जो उन्होंने की है ना, एक विलिफिकेशन कैंपेन के तौर पे करते रहे और कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता ये जैगम साहब कहते हैं काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो चुकी है। इसलिए हाँ जी, अपना रीएनालिसिस करना इसका मौक़िफ़ लालचंद अली साहब से लेंगे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद ही हम बात करेंगे। जैसे जैगम साहब ने सवाल उठाया कि जो प्रेशर था इमरान खान साहब ने डाला था वो अब बैकफायर करना शुरू हो गया है, और ब्रेक के बाद बात होगी ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दिया गया और ये दरखास्त दायर की गई है। ये दरखास्त में मौके अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कलअदम करार दिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक PTI की दरखास्त को मुस्तरद किया है जिसमें 9 हल्कों से जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन इंतखाबात को मुलतवी करवाने की दरखास्त दी थी।
मौलवी साहब, काफी सारे बाउंसर राना मकबूल साहब ने ब्रेक से पहले आपकी तरफ फेंके थे। आरिफ नकवी वाला जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, ममनुआ फंडिंग केस में अकाउंट्स की डिटेल सामने आई, उसके हवाले से फिर जगम साहब ने भी कहा कि जो प्रेशर पीटीआई बिल्ड कर रही थी इदारों के खिलाफ, वो प्रेशर भी अब बैकफायर करना शुरू हो गया है। तो उसका भी जवाब दीजिएगा। दूसरा, आप लोग कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इस फैसले को करदम करार दे दे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने तो डिटेल्स तक पेश कर दी है आज। देखिए, ज़ैम खान साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं बहुत उनकी कदर भी करता हूँ, उनकी एक अपनी राय है जरूर, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि वो समझ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है अदम एतमाद के दौरान न्यूट्रल थी। ये जो एक दूसरे पे चोरी के इल्जामात और गद्दारी के इल्जामात लगा रहे थे, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, और ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ के जो गला है, ये जो सर है उसमें सरिया है, और वो कहते अली बाबा और 40 चोर का ये आसिफ जरदारी का टोला है, और चू का मुरब्बा सिर्फ एक वोट की अक्सर से ये समझते हैं कि बगैर किसी सपोर्ट के ये एक साथ हो गए थे। कहते हैं तो फिर मान लेते, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। ये एक हकीकत रही है, और ये मैं नहीं कह रहा, ज़ैम खान नहीं कह रहे, वो ISPR ने उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि हम 74-75 सालों से मदाखलत करते रहे हैं और अब हम मदाखलत नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इस हुकूमत की आप नाअहली देके, ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है इतनी नाअहल है कि एक दफा फिर उनको फ्रंट फुट पे आना पड़ा है पाक फौज। और आर्मी चीफ ने बात की अमेरिकन काउंटर पार्ट से या अमेरिकन अथॉरिटी से कि IMF की किस्त रिलीज कराने में वो उनको सपोर्ट करें। आर्मी चीफ को बात करनी पड़ी सऊदी अरब से, आर्मी चीफ ने बात करनी पड़ी UAE से। मलिक साहब, सपोर्ट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रही ना, सेम पेज की बातें तो PTI करती रही है। सब इदारों को एक पेज पे होना चाहिए, हमारा ये मौक़िफ़ है, सब इदारों को पाकिस्तान के लिए एक पेज पे होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट नहीं रही क्या? बनना चाहिए। ये जो हमें ऐलानात बता रहे थे नून लीग वाले, ये जो महंगाई खत्म करने आए थे और 16.5% से ये 38% पे जो लेके गए हैं, मैं महंगाई के हवाले से आपसे आगे चलकर बात करूंगा। अभी जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है राना साहब का कि अपनी करप्शन संभाले, जो सामने आ गई है ममनुआ फंडिंग में, बात तो सुने ना, ये कह रहे थे हमारी बात हो गई है और हमने सारी कंडीशंस पूरी कर दी हैं और IMF का आ रही है किस्त, आज आ रही है, कल आ रही है। अगर ये सब कुछ था, अगर इनकी कोई रिलायबिलिटी थी, अगर इंटरनेशनली इनको कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, अगर इनकी कोई एक टक्के की भी वैल्यू होती मौजूदा हुकूमत की, तो आर्मी चीफ को दरमियान में नहीं आना पड़ता। जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये जो नया जो ये पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं गद्दारी का, इनको पता है कि जो ये ममनुआ फंडिंग का केस है उसका कुछ नहीं बनना। वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अपने मैंडेट से आगे जाकर उस पर डिसीजन दिया है। अब ये बजाय जो रेफरेंस के, ये आजकल इलेक्शन कमीशन के आगे पीछे घूमते नजर आ रहे हैं 62, 63, क्योंकि इनको इलेक्शन कमीशन बहुत पसंद आ गया है। ना वो हो सका, ना कुछ तोशाखाना में निकला, तोशाखाना आप खोले, सबका खोले लेके आए, लेकिन ये समझते हैं कि PTI को टारगेट करने से अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डिटेल सामने आई, जिसमें $21 लाख आरिफ नकवी से मिले, फिर रोमेता सिटी से $13,750, फिर ये सारे मामला जो अकाउंट सामने आए हैं, इनके हवाले से 22 अगस्त को पेश होने जा रहे हैं। शेटी एक इंडियन नेशनल है जिसने एक पाकिस्तानी से शादी की हुई है, उनका ज्वाइंट अकाउंट है। उसने अगर $27,000 भेजे तो $13,000 उन्होंने हराम कर दिए हैं, 13,000 हलाल कर दिए हैं। और कई पाकिस्तानी वहां से मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हैं और हमें ओवरसीज पाकिस्तानी, हमें फॉरेनर्स क्यों कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कौन होता है कि किसी पाकिस्तान की उसकी नेशनलिटी छीन ले। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है ये सफाई नहीं करेगा। हमने पिटीशन दाखिल कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इंशाल्लाह हम अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे और फतेयाब भी होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है, ज़ैगम साहब, आप क्या समझते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस फैसले को कलअदम करार दे देगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के? और जो 9 हलकों के हवाले से फैसला सामने आया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरखास्त मुस्तरद कर दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या मुश्किलों से भरा वक्त आने वाला है PTI के लिए? मेरी राय में तो हाई कोर्ट जो है वो अपील का फोरम नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, इसलिए उन्होंने फैसले के रिव्यू की बजाय समहाउ, मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या प्ली ली है, वो इसको ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो बेहतर फैसला करेंगे। जो मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे तो नहीं लगता
उसके रिपरकशंस जो हैं उस फैसले के शुरू हो चुके हैं और अपील के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा और अगली कोर्ट्स में इसको फेस करना पड़ेगा, रेलिवेंट कोर्ट्स में, क्योंकि इसके रिपरकशंस जो हैं वो ना सिर्फ पार्टी पर हैं, इमरान खान पर हैं, बल्कि बहुत से पार्टी मेंबर्स पर उसके क्रिमिनल रिपरकशंस भी हैं, क्योंकि ऐसे अकाउंट बनाए गए थे जो उनके ज़ाती नाम पर थे, करोड़ों रुपए उसके अंदर आए, वो किस तरीके से खर्च हुए, उसका क्या हिसाब किताब हुआ, उसको क्या उसके टैक्स रिटर्न्स दिए गए, क्या उनकी जो इन मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की एनुअल स्टेटमेंट है वो रकम जाहिर की गई। मेरे ख्याल ये सब कुछ नहीं किया गया, तो ये अकाउंट काफ़ी उन मेंबर्स के 11 हैं या 12 हैं उनके गले पड़ेंगे। इमरान खान साहब भी वो ये प्ली ले रहे हैं कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया था वो क्योंकि सर्टिफिकेट है वो ओथ नहीं होता, इसलिए उस पर उनको अकाउंटेबल नहीं बनाया जा सकता। ये जजेस बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की बुनियाद पर तो नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि ये एफिडेविट नहीं है, ये स्टेटमेंट है तो जनाब इसको कबूल नहीं करेंगे, उसको कबूल करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं जो तोशा खाना का केस है उसमें तो फिर वही स्टेटमेंट भी वही है, यानी जो MNAs और मेंबर्स जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज देते हैं जिसकी बुनियाद पे नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, उसी स्टेटमेंट में इमरान खान ने 2 साल तक तोशा खाने के जो पैसे थे वो डिक्लेयर नहीं किए। तो ये मसला तो बहुत ही संजीदा हो रहा है। देखिए, अब जहाँ तक 9 हलकों की बात है, पहली तो बात यह है कि मुझे स्पीकर साहब के इस रवैये से बिल्कुल इत्तफाक नहीं है। उन्होंने इंतहाई नामुनासिब एक स्टेप उठाया है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, जिसकी कोई वजाहत नहीं हो सकती कि किस बुनियाद पे उन्होंने 9 हलकों को पिक करके और उनका इस्तीफा कबूल करने का फैसला किया है। ये तो एक बात है, लेकिन ये स्पीकर साहब को जिस वक्त पार्टीजन अंदाज में जिस तरह काम कर रहे हैं, जो स्पीकर का मनसब नहीं होता, उन्हें गैर जानिबदार होना चाहिए, लेकिन उनको जो मौका मिला है वो PTI के एक दोहरे एक जो स्टैंस है या पोजीशन है उसकी वजह से मिला है कि वो मेंबर रहना भी चाहते हैं, इस्तीफा भी देना चाहते हैं। अब दिलचस्प बात ये होगी कि ये 9 मेंबर क्या कहेंगे। देखें, इस्तीफा पार्टी नहीं दिया करती असेंबली से, इस्तीफा इंडिविजुअल मेंबर दिया करते हैं। ऐसे कोई कानून नहीं है कि पूरी पार्टी इस्तीफा दे दे। जब इंडिविजुअल मेंबर दे रहे हैं तो ये 9 मेंबर ही प्ली लेकर जा सकते हैं ना। तो ये 9 मेंबर क्या कहेंगे कि हमने इस्तीफा नहीं दिया था, हमारी तस्दीक नहीं हुई, पार्टी की पोजीशन के खिलाफ कहेंगे कि नहीं जनाब हमारा इस्तीफा ना कबूल किया जाए, या कहेंगे कि ठीक है हमारा भी कबूल करें तो बाकी का भी साथ कबूल करें। वो तो फिर बाकियों का केस बनता है ना। अगर बाकियों ने कबूल करवाना है तो उसका आसान तरीका है, एक दिन वो चले जाए असेंबली में और फ्लोर पर खड़े होकर कह दें। की तरफ जाएंगे ज़ग़म साहब, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि ये मुझे फौरन फंडिंग में और तोशा खाना के हवाले से नाअहल करवाना चाहते, कोई है इस तरह के चांसेस? बहुत खतरनाक चांसेस हैं, खास तौर पे तोशा खाना का, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ उसकी जो ममासलत है नवाज शरीफ साहब के केस के साथ वो 100% है, इंस्ट्रूमेंट भी वही है। देखें, ये वहां पे तो वो कह रहे हैं ना कि मेरा सर्टिफिकेट था और नवाज शरीफ का ऑन ओथ था, यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज जो नवाज शरीफ का था, बिल्कुल वही है। इंतहाई खतरा है, और जब तक या तो ये दोनों मिलकर अग्री करके आइन में तरमीम कर लें, जिस सूरत में नवाज शरीफ साहब की भी नाअहली खत्म करनी पड़ेगी, अदरवाइज मुझे नजर नहीं आता कि इमरान खान साहब किस तरीके से इस तोशा खाना केस में बच पाएंगे नाअहली से। राना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि केसेस झूठे बनाए गए हैं, और फिर आप लोग भी लेकर गए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 62 और 63 के तहत इमरान खान को नाअहल करार दिलवाने के हवाले से जो उन्होंने बयान हल्फी ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से जमा करवाया था, और तोशा खाना के हवाले से भी आप लोग रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान साहब ने भी उस पर कंसर्न शो कर दिया है कि मुझे नाअहल करवाने की पूरी कोशिश हो रही है। बात यह है कि न सिर्फ जो ज़ग़म साहब ने एनुमरेट किए हैं फैक्ट्स जो हैं, हबीब बैंक के 2 जो इनके हैं अकाउंट्स जिसमें करोड़ों रुपए आए और करोड़ों रुपए कैश हुए, और खान साहब के अपने सिग्नेचर से उनका अकाउंट खुला और अपने सिग्नेचर से ही वो जो पैसे वहाँ से ड्रॉ करते रहे, वो भी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया और डिक्लेयर नहीं किया। और ये एक पूरी दास्तान है अपने एसेट्स को ईमानदारी से डिक्लेयर ना करने की। इसलिए अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, को मौजूदा जो है वो इनको डिस्क्वालिफिकेशन से बचा सकता है, वरना जो आईनी पोजीशन है 62F1 की वो इतनी क्लियर है इसमें कि कोई रास्ता नहीं है
کسی کوर्ट کے لیے, किसी फोरम के लिए. ये बात बिल्कुल सही कही है ज़ैगम साहब ने कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, सर्विसेज फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल है, उसकी अपील किसी हाई कोर्ट में नहीं जा सकती. दैट गोज टू दी सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेट अवे. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और बड़ी अहम बॉडी है. इसके खिलाफ जो अपील है सुप्रीम कोर्ट में ही लाए करती है. आप देख लेंगे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इसको नहीं सुन सकेगा, इसलिए दे हैव टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू एक्सप्लेन देयर पोजीशन. लेकिन सब्सटेंटिव मटेरियल इतना आ चुका है जिसको यू कांट पुट इट अंडर द कार्पेट. तो कैफियत इस किस्म की है. आप लोग भी तो बाहर सूरत जो 62 और 63 के तहत इमरान खान साहब को नायल करवाने का रेफरेंस लेकर गए, ये दरखास्त लेकर गए, ये इलेक्शन कमीशन में लेके गए, किसी कोर्ट से रुजू नहीं कर रहे हैं राणा साहब. नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना जी. हम तो हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं ना जी. वो तो इलेक्शन कमीशन है ही कंट्रोलिंग बॉडी जो है, वो करेगी इलेक्शन कमीशन, और उनका ये सब्जेक्ट है बराह रास्त. उस पर जो भी फैसला वो करे तो अपील विल लाई विद द सुप्रीम कोर्ट. मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अपील इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ वो अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में लाया करती है और किसी फोरम पे लाया नहीं करती. तो इसलिए मैं समझता हूँ दे हैव टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. बहरहाल जो फैक्ट्स सामने आए हैं वो इतने इररिबटेबल हैं कि अब हम इधर की बात करें, आर्ग्यू करने की कोशिश करें, दैट विल बी एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी. इसका कोई फायदा नहीं होगा. तो आप देखें, मतलब दे मस्ट फेस द फैक्ट्स. अगर गलतियां की हैं तो उसका तो फिर अकाउंटेबल होंगे. ऐसे तो नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ को तो आप निकाल दें एक अकामा की तनख्वाह डिस्क्लोज करने के ना करने की वजह से, क्योंकि वो कहते हैं जी आपका एसेट है, आपने डिस्क्लोज नहीं किया. तो 10,000 दिरहम जो है, ये तो एसेट की कतार लगी हुई है यहाँ तो. हाँ, यहाँ तो करोड़ों अरबों के एसेट हैं जो डिस्क्लोज नहीं हुए. इसलिए ये अब मुश्किल हो जाएगा उनका इसमें रिगल आउट करना. ठीक है राणा मकबूल साहब, आपका पॉइंट है, मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से. रुपया बेहतर हो रहा है, स्टॉक मार्केट भी बेहतर हो रही है. 450 पॉइंट्स का इजाफा हुआ स्टॉक मार्केट्स में. रुपए की कदर भी बढ़ रही है. अब डॉलर जो है वो गिरावट के बाद 221 रुपए 91 पैसे पर आ गया है. लेकिन आम आदमी तक समरात नहीं पहुंच पा रहे हैं. महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है. ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे. वेलकम बैक. प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर राना मकबूल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लालचंद मलही साहब और सीनियर तजज़ियाकार ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं. मलही साहब, आम आदमी तक असरात नहीं पहुंच पा रहे हैं मईशत में बेहतरी के समरात के. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को टफ टाइम देने में, हुकूमत के खिलाफ ट्रेंड्स बनवाने में मसरूफ है. आम आदमी की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवज्जो नहीं रही. इमरान खान साहब ने भी आज जो गुफ्तगू की उसमें आम आदमी कहीं नहीं था. भाई, एक मिनट में एक दो चीजें क्लियर करना चाहूंगा. फॉरेन फंडिंग केस हम समझते हैं ओपन शट केस है. हमारे जो भी पैसे आए हैं, डोनेशन आए हैं, थ्रू बैंकिंग चैनल्स आए हैं, और ये सिर्फ विक्टिमाइजेशन है कि 1-2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्होंने 5 FIA की टीमें बनाई हुई हैं. वो अपना काम छोड़ के इस पे लगे हुए हैं. खासतौर पे जो रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं वो ज़ैगम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसको समझने की जरूरत है. हमारा स्टांस उसमें है क्या? हमारा उसमें स्टांस ये है कि देखिए, हमने रेजिग्नेशन दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे मेंबरान ने, और अलग अलग से दिए, और उन्होंने खड़े होकर वो जमा करा दिए. उसके बाद कासिम सूरी ने वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर दिए और उसकी समरी को साइन कर दिया. जो मौजूदा स्पीकर है उसको जो है उसमें रिव्यू करने की अथॉरिटी नहीं है. हम कोर्ट में गए हुए हैं. साहब, ये मौके तो ज़ैगम साहब का भी आया ना कि स्पीकर जो मरहला वार इस्तीफे कबूल कर रहे हैं, ये जानिबदारा ना मौके पे स्पीकर उससे भूल गए ना ज़ैगम साहब, जो कासिम सूरी ने एक्सेप्ट किए थे. और हम ये नहीं कह रहे कि हमारे ना किए जाए. हम फिर कोर्ट में गए हैं कि हमारे जो भी जो है ये सारे जो है ये कबूल किए जाए. अब जो ये बार बार बात कर रहे हैं कि वो छोटी सी बात पे नवाज शरीफ को निकाल दिया, तो बात इतनी छोटी थी. तो आजकल तो PMNL की हुकूमत है, नवाज शरीफ वापस आए, ये 50 रुपए ये सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, और सर्टिफिकेट और एफिडेविट का फर्क इनको समझ में नहीं आ रहा. और जो उन्होंने खुद ने एफिडेविट किया हुआ है शहबाज शरीफ ने कि मेरे भाई जो है 4 हफ्तों में वापस आ जाएंगे इलाज करवा के, वो वापस नहीं आ रहे हैं. हालांकि हुकूमत इनकी है. बहुत मरियम नवाज साहिबा कहती रही हैं कि हमें यहाँ पे अगर मेरे वालिद साहब की जिंदगी की जमानत दी जाए तो आ जाएंगे. अब क्या शहबाज शरीफ भी उनको जिंदगी की जमानत देने से काफिर है? तो इतने सादे नहीं है. अल अजीजिया केस में उनको 7 साल की जेल हुई है, वो अयाशियात कर रहे हैं.
तो उसको इतना सादा ना लेके वो इतने बड़े मासूम इंसान थे और चले गए और मैं वापस सवाल की तरफ आता हूँ ना माली साहब, आम आदमी मुतासिर हो रहा है महंगाई से, आम आदमी पर मईशत की बेहतरी के असरात नहीं पड़ रहे। पीटीआई की तकरीरों में, पीटीआई के जलसों में, पीटीआई के बयानात में आम आदमी अब नहीं है। हुकूमत के खिलाफ बातें हो रही है, हुकूमत के खिलाफ हैशटैग्स बनवाए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी को आप भी भूल गए सर। जवान साहब एक बात समझे, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि आप समझिए कि हमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ इक़्तिदार चाहिए होता तो इस वक्त हमें कोई जल्दी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में 80% पाकिस्तान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के लिए मुफाद में ये है कि जनरल इलेक्शंस हो। मैंने इसलिए जिक्र किया कि ये इकोनॉमी ये जो बेहतर नहीं हो सकती, ये डॉलर जो एकदम से ऊपर जाता है एकदम से नीचे आता है, इसको आप स्टेबिलिटी नहीं कहते। आप महंगाई जो है वो 100% बढ़ा चुके हैं। आपने एक खातून की वीडियो देखी जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है, दवाएं जो 4 महीनों में इन्होंने 100% महंगी कर दी हैं, पेट्रोल 100% महंगा कर दिया है। तो जो इफेक्ट आम लोगों पे आया है ये तो खैर उनके अपना फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया था कि मेरी जो तरजीह ये थी ही नहीं कि मैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करूं या इकोनॉमी को बेहतर करूं। मेरी तरजीहात ये थी कि मैं फिलहाल जो है वो फायर फाइटिंग कर रहा हूं। तो इनकी तरजीह में अभी तक नहीं है, ना इनकी तरजीह में अवाम है, क्योंकि अब इनकी जो हुकूमत है वो अब रही नहीं है पाकिस्तान पर। इनको इखलाकन चाहिए कि ये इस्तीफा दे और जनरल इलेक्शन में आए और अवाम में आए और मुकाबला करें। ठीक, राणा साहब, मार्केट तो संभल रही है, रुपया भी बेहतर होता नजर आ रहा है, लेकिन आम आदमी तक समरात नहीं पहुंच पा रहे हैं मईशत की बेहतरी के। वही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पीटीआई भी मईशत की बेहतरी की बातें करती थी, इंडिकेटर्स अच्छे आ रहे थे, लेकिन आम आदमी तक मईशत की बेहतरी के समरात नहीं पहुंच पा रहे थे। क्या वजह है? देखें जी, बात यह है कि जो चरखा लगा, जो जख्म लगा, इन साहिबों की बिट्रेयल का एग्रीमेंट किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, फिर बिट्रे किया। ये तो हमेशा करते हैं, रोज कर रहे हैं। अब अपने बंदों को भी बिट्रे कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि वो सिर्फ मुलाजम है हमारा, वो जो है गिल जो है। तो बहरहाल ये इनका अपना तरीक़ेकार है, कोई बंदा फंस भी गया तो फिर उसको तर्क भी कर देते हैं। बात ये करने की है कि अगर एग्रीमेंट किया था, बिट्रे क्यों किया? उसकी सजा मिली हम सबको। अब सूरत बेहतर हो रही है, साख भी बेहतर हो रही है, डॉलर आपके सामने नीचे जा रहा है, पेट्रोल साहब यही बातें पीटीआई की थी, यही बातें और मैं जो कुछ है सारी बर्बादी करके माजी की हुकूमतें करके गई है, हम बेहतर कर रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, नहीं ये तो फैक्ट्स है ना जी, कि क्या उन्होंने एग्रीमेंट करके साइन करके इस पे बिट्रेयल नहीं किया? ये कौन इसको कह सकता कि नहीं किया? अब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अब सूरत हाल इम्प्रूव करती जा रही है। आप देखेंगे कोई इस महीने में पेट्रोल की कीमत और कम होगी, डीजल की कीमत और कम होगी, और हमारी जो है इम्पोर्ट जो है उसको जैसे मैनेज किया गया है उससे फॉरेन एक्सचेंज भी बचना शुरू हो गया है। और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि विद इन ए मंथ और सो थिंग्स विल इम्प्रूव and there is a lot of light at the end of the tunnel। ये सूरत हाल बेहतर, क्योंकि साख बेहतर होती जा रही है। आप देख नहीं रहे कि सारी दुनिया से रिस्पांस आ रहा है। हुकूमत की तवज्जो आम आदमी के इस्तेमाल की जो बुनियादी जरूरी जो ज़राई अजनास हैं उनकी तरफ भी आएगी, आटा, दाल, चावल, चीनी, टमाटर, या फिर आप भी इमरान खान साहब की तरह ये कहेंगे कि हम इन सब चीजों की कीमतें कम नहीं करने आए? नहीं, 100% आएगी और इंशाल्लाह इनमें कमी आएगी। ये नेक्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जो एक तरह से एक उबाल आया था उसको मैनेज कर लिया गया है, थिंग्स आर सेटलिंग डाउन। और इसके बाद नंबर 1 प्रायोरिटी यही होगी कि आम आदमी की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़े और सब्जी, दाल, डेली यूज की चीजें उसको पहले से सस्ती मिले, और ताकि वो अब जिंदगी जो है कुछ सहूलत से गुजार सके। ये दैट विल बी द मिशन, और हम सब लोग यही बात अब कर रहे हैं। हाँ जी 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 ठीक। ज़ेगम साहब, राणा साहब भी ये कह रहे हैं, हुकूमत भी ये कह रही है कि जो मुश्किल वक्त है। मलिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं ज़ेगम साहब की तरफ जाऊंगा। जी मलिक साहब। स्टेट बैंक के गवर्नर स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि 1 साल तक इस महंगाई में कमी होने का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। बस उनके स्टेट बैंक के गवर्नर की स्टेटमेंट कल की। चलिए देख लेते ना, हुकूमत दावा करिए। राणा साहब कह रहे हैं इस महीने में पेट्रोल मजीद कम करेंगे, डीजल के रेट भी नीचे आएंगे, तो यकीनी तौर पर दरिया अंदाज भी कम होगी। ज़ेगम साहब, आ रहे हैं मार्केट बेहतर हो रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है,
لیکن عام آدمی تک اس کے ثمرات کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ وہی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو باتیں ہوتی تھی، جو حکومتی رہنما کہتے نظر آتے تھے کہ کافی چیزیں ہم نے بہتر کر دی ہیں، ماضی کی حکومتیں سب برباد کر کے چلی گئی تھی اور بہت جلد عام آدمی تک بھی ثمرات پہنچ جائیں گے، یہ جلد وقت آنے والا ہے یا پھر یہ بھی صرف طفل تسلیہ ہی ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی یا مخلوط حکومت اس وقت عوام کو دے رہی ہے؟ جواد صاحب، عام آدمی سے اگر آپ کی وہی مراد ہے جو میری مراد ہوتی ہے، یعنی پاکستان کے 40-50% غریب ترین لوگ، تو نہ تو وہ پہلے کسی پالیسی ایجنڈا پر تھے، نہ آج کسی پالیسی ایجنڈا پر ہے، نہ ان کے بچے اسکول جاتے ہیں، نہ خود ان کو ڈاکٹر ملتا ہے، نہ ان کو سائیکل تک میسر ہے۔ پاکستان کی آدھی آبادی کے حالات وہ تو ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، نہ ہی اس وقت لگ رہا ہے، اور ایک ریپیٹڈ بوم بسٹ کا سائیکل ہے۔ یہ جو آج حالات ہیں ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے، یہ 30-35 سال، 75 سال ہی گن لیں، لیکن 30-35 سال تو خاص طور پر جس طرح سے ہم نے اپنی معیشت چلائی ہے اس کی وجہ سے ہم یہاں پر آ کر پہنچے ہیں۔ دیکھیں 2018 میں جب مسلم لیگ نواز گئی تھی تو وہ ایک معاشی بحران چھوڑ کر گئی تھی، اور آج جب پی ٹی آئی گئی ہے تو یہ بھی ایک معاشی بحران چھوڑ کر گئی ہے، اور دونوں ایک طرح کے بحران ہیں۔ یعنی 2018 کا بھی آپ بہترین گروتھ کا سال تھا، 6.1% نئی کیلکولیشن کے مطابق، لیکن پاکستان ایک بدترین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تھا اور ہمیں بھاگ کے جانا پڑا آئی ایم ایف کے پاس۔ اب پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہی ہے تو 5.8% گروتھ، لیکن بدترین بحران، پھر $18 بلین کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ ابھی ایک اور جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں جب بھی بارش پڑتی ہے تو غریب کی چھتی گرتی ہے۔ 2007 کا فائنینشیل کرائسس تھا، دنیا 2-3 سالوں میں نکل گئی، ہم ایک دہائی تک اس کو بھگتتے رہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک کموڈیٹیز کا کرائسس آیا ہے، کرونا کے بعد جیسے دنیا نے واپس اکانومی آئی ہے، اور پھر روس میں ایک بحران پیدا ہوا ہے جنگ کی وجہ سے، تو اس کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ڈسپروپورشنیٹ اثر جو ہے وہ پاکستان پہ پڑ رہا ہے۔ اب حکومت جو کہہ رہی ہے کیا ٹھیک کہہ رہی ہے؟ ٹھیک تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت یہ کرائسس تھا کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اس سے لگتا ہے کہ ہم نکل رہے ہیں، پورے مکمل طور پہ نہیں نکلے۔ یعنی مریض جو ہے اب وینٹیلیٹر ہٹانے کا تھوڑا تھوڑا چانس پیدا ہو گیا، یہ تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہم پہلوان بن جائیں گے اس سال میں؟ نہیں بنیں گے۔ ابھی ہماری بدترین جو ہے ہمارا اس وقت انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، 25% مہنگائی ہے، جو اسینشل چیزیں ہوتے ہیں، جس چیز کو غریب استعمال کرتا ہے وہ کہیں 35% مہنگائی ہے، بہت شدید بحران ہے۔ اس وقت جو کچھ ہے وہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم تاریخ کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، اس وقت اس حکومت نے ٹھیک کرنا ہے، اور انہیں ٹھیک کرنا چاہیے، جو بھی حالات ہیں اسے اس سے زیادہ بہتر کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا وقت کم ہے، مختصر بالکل کامنٹ چاہوں گا مالی صاحب کا بھی، رانا صاحب آپ بھی عرض بھی کیجیے گا، بتائیے گا بھی کہ کیسے ٹھیک ہوگا اور کس نے ٹھیک کرنا ہے یہ سب۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا، اجازت ہے مجھے؟ یہ ملی صاحب کر لیں بات پہلے۔ جی رانا صاحب آپ عرض کیجیے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، زاگم صاحب نے یہ فرمایا، بڑی ماشاءاللہ اچھا انالیسس کرتے ہیں، لیکن فرق ہے پی ٹی آئی کے جانے کے بعد جو ہوا اور جس طرح ایک سٹیبل حکومت کو ہٹا کے کام ہو رہا تھا، جو وہ انفراسٹرکچر اتنا زیادہ دیا انہوں نے، اخراجات اس لیے بھی ہوئے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیفیسٹ کی بات ہے۔ پیسہ آپ بتائیں موٹر وے پہ کتنا خرچ ہوا ہے؟ کیا موٹر وے ایک لائف لائن نہیں ہے کسی ملک کے لیے؟ آپ کے کتنے انرجی پلانٹ لگے تھے جو مسلم لیگ کی حکومت نے لگائے تھے؟ کیا اس کے اوپر پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کا سی پیک جو کہ ایک اسٹیبل حکومت مدت پوری کی تھی حکومت نے اپنی، سر نہیں مدت کیا پوری کی تھی؟ آپ نے لیڈر کو ہٹا کے اندر بند کر دیا، یہ مدت پورا کرنے کا طریقہ ہے؟ ساری چیزوں کو درمیان میں توڑ دیا گیا۔ آپ کو نہیں پتا کیسے ان کو نکالا گیا تھا، کیوں نکالا گیا تھا؟ چلتے سسٹم کو بگاڑ دیا گیا۔ نہیں وہ اس سے ہوگی، یہ آپ نے توڑ دیا، ایک سیکوینس کو توڑ دیا۔ اور جب میاں نواز شریف کی حکومت کے ساتھ تو ہوا ہی ہے، 2 سال ہوئے پھر نکال دیا، 3 سال ہوئے پھر نکال دیا، ابھی ان کو کام کرنے تو دیا ہی نہیں گیا، پھر بھی انہوں نے وہ کام کیے جس کے نشانات مدت تک محسوس کیے جائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ جی موٹر وے بنی ہے، اب شروع ہوئی ہے موٹر وے،
अपना सक्खर से हैदराबाद, ये 5 साल बैठे रहे हैं यहाँ, पौने 4 साल, इन्होंने एक ईंट नहीं वहां लगाई। ये है प्रायोरिटी और फोकस। तो इंशाल्लाह देखेंगे आप, थिंग्स विल इंप्रूव। उनका तो मौकिफ है कि उनके 3.5 साल दौर में, उनके 3.5-4 साल दौर में 2-2.5 साल कोविड है। माली साहब, किसने ठीक करना है? आप लोग तो मसरूफ है हुकूमत गिराने में और ये सब हुकूमत के खिलाफ ही ट्रेंड चलाने में। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, पाकिस्तान की इकोनॉमी तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ना है पॉलिटिकल। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी। ये IMF ने भी इनको बता दिया है कि आपको मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी, उसके लिए इनको जनरल इलेक्शंस में आना होगा। जिस मरहले में इकोनॉमी आप लोग हुकूमत को सेट होने देना, फिर जो इंतखाबात अगर मुकर्ररा वक्त पे हो जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अगले साल इंतखाबात हो, PTI बैठ जाए, जलसे जुलूस ना करे, और अगर जलसे जुलूस कर भी रही है तो हुकूमत गिराने की बातें ना करे। देखिए, मैं इनको बात कनेक्ट करूंगा, जैसे बेगम खान साहब ने कहा था पहले भी। देखिए, ये जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं था, तो सबूत नहीं था, इसको ये फॉरेन साजिश के तहत नहीं आए थे, तो हमने कहा था कि उसकी इंक्वायरी करा ले, कमीशन बना ले, जो नहीं बना। क्योंकि ये हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत, ये जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। ये आज भी जो हमारा उस वक्त रूस से बात चल रही थी पेट्रोल खरीदने और डीजल खरीदने की, हिंदुस्तान खरीद कर रहा है, आज तक खरीद नहीं कर रहे हैं, वो 40 रुपए सस्ता बेच रहे हैं अपनी आवाम को। और ये बिल्कुल ठीक है। ज़ैगम साहब, आपका भी मुख्तसर कमेंट चाहूंगा, बिल्कुल मुख्तसर कीजिएगा। आप भी मुत्तफिक हैं माली इस बात से राना साहब की कि पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी, जो मली साहब भी कह रहे हैं पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी वजह है महंगाई की? जी, इसमें तो मेरे ख्याल में दो राय हो नहीं सकती कि सियासी जो हमारे यहाँ एक अदम इस्तेहकाम है, वो पाकिस्तान के माशी अदम इस्तेहकाम की बहुत बड़ी वजह है, और ये भी बिल्कुल ठीक है। और 2017 की बात नहीं है, 2016 में एक चलती हुई मईशत के जो उसको रोका गया, उसके एक्सल में जो है वो डंडा डाला गया, तो इसमें भी कोई शक नहीं है। और उससे वजह बाद हमारी मईशत मुसलसल खराब हुई, और एक माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम पार्टीज को एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। ज़ैगम खान साहब, राना मकबूल साहब, लाल चंद मलही साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, अपोजिशन मसरूफ है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात मसरूफ है हुकूमत गिराने में, हुकूमत के खिलाफ ट्रेंड्स बनाने में। हुकूमत का दावा है कि मईशत बेहतर हो रही है, हालात बेहतर होने वाले हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आम आदमी तक हालात की बेहतरी के सम्राट नहीं पहुंच पा रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।